Assalamu alaikum dear students of grade 9 and pre-9. I welcome you in the fourth lecture of chemistry. अच्छा, इससे पहले हम लोग डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ चुके हैं। हम लोग सिंबल्स के बारे में जान चुके हैं कि एलिमेंट्स की शॉर्ट फॉर्म को सिंबल कहते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे मैटर को एलिमेंट कहते हैं जिसके तमाम एटम्स बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे, और एक जैसे किन बेसिस पे? एटॉमिक नंबर की बेसिस पे। और एटॉमिक नंबर क्या? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसके अलावा आपको एक टास्क दिया था जो कि पेज नंबर 7 पे है केमिस्ट्री की बुक में, और उसमें कुछ एलिमेंट्स थे और उन एलिमेंट्स या उनके रेडिकल्स। एलिमेंट्स का मतलब एलिमेंट होता है सिंपल, एक एटम जिसे डिस्क्राइब होता हो। रेडिकल वो कब कहलाता है? जब वो एक इलेक्ट्रॉन दे दे या इलेक्ट्रॉन ले ले, जब उसके ऊपर चार्ज आ जाए तो फिर उसको हम लोग आयन या रेडिकल कहते हैं। ठीक है, फिर वो एक आम एटम नहीं रहता बल्कि फिर वो एक रेडिकल कहलाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ कोई 20, 22, 25 के 30 के करीब हम लोगों ने एलिमेंट्स जो हैं जो सोडियम से शुरू हो रहे थे और फॉस्फेट पे ख़त्म हो रहे थे, हमने उनके सिंबल्स देखिए, हमने उनकी वैलेंसी देखी, वैलेंसी के बारे में भी जाना। तो अब हम लोग देखते हैं कि वैलेंसी के बारे में हमने ये पढ़ा कि वैलेंसी जो है वो कंबाइनिंग पावर होती है किसी भी एलिमेंट की, यानी कि वो एलिमेंट अगर किसी से कंबाइन होता है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन देता या लेता है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा तो वैलेंसी प्लस होगी, इलेक्ट्रॉन लेगा तो वैलेंसी माइनस होगी। जितने इलेक्ट्रॉन देगा लेगा उतना डिजिट उसके साथ वैलेंसी का बनेगा। मतलब अगर कोई अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो उसकी वैलेंसी +2 होगी, और अगर कोई 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसकी वैलेंसी -1 होगी। अच्छा, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। बहरहाल इस सिलसिले में अगर कोई क्वेश्चंस हो या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए तो वो ज़रूर पूछिएगा। आज हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वो है कंपाउंड। अच्छा, तो कंपाउंड क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने ऐसे मैटर को पढ़ा जिसके अंदर तमाम तर जो एटम्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, यानी कि हमने एलिमेंट्स को पढ़ा कि जिसके अंदर तमाम, इनके फ़र्ज़ किया अगर आपके पास एक पीस ऑफ आयरन है, लोहे का टुकड़ा है, तो उसके अंदर अगर फ़र्ज़ किया 5 ट्रिलियन एटम्स हैं तो वो सब के सब एक जैसे होंगे। ठीक है, उन सब का एटॉमिक नंबर एक जितना होगा और वो सब बिल्कुल एक जैसे होंगे, जिसकी वजह से ये एक एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन अगर हम पानी को ले लें और पानी का फ़र्ज़ किया हमारे पास 10 ml हो, तो उसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स उसके तमाम के तमाम एटम एक जैसे नहीं होंगे, बल्कि केमिकल एनालिसिस करने से पता चलता कि वो मुख्तलिफ़ तरह के एलिमेंट्स से मिलके बना है, और देखा गया कि ये 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो इसे कंपाउंड कहा गया। अब हम कंपाउंड के बारे में जानते हैं। जी, कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस। कंपाउंड ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं मेड अप ऑफ, जो कि बना हुआ होता है 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड, जो कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स के मिलने से बनता है। और वो 2 एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ पड़े नहीं हुए होते, बल्कि वो आपस में एक दूसरे का हिस्सा बन चुके होते हैं केमिकल कम्बिनेशन के साथ। केमिकली उनका कुछ तबादला होता है, कुछ रिश्तेदारी निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन दे के और इलेक्ट्रॉन को लेकर, इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास। और ये ऐसे रैंडमली नहीं मिले हुए होते, बल्कि इनकी एक आपस में फ़िक्स रेशो होती है जिससे मिले हुए होते हैं। मतलब दुनिया जहान में कहीं भी अगर पानी का 10 ml लेते हैं तो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होंगे, और रेशो हमेशा एक ही होगी। हर 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन कंबाइन किया हुआ होगा केमिकली। सिर्फ ये नहीं कि साथ साथ पड़े हुए होंगे। मतलब अगर मैं एक सिलेंडर में मेरे पास हाइड्रोजन हो और एक सिलेंडर में मेरे पास ऑक्सीजन हो, और मैं इन दोनों सिलेंडर्स को किसी एक बड़े सिलेंडर में डाल दूं और ये दोनों गैसेस उसमें इकट्ठी हो जाएं, तो ये पानी नहीं बन जाएगा। ये बात समझने की है कि फ़िज़िकली इकट्ठे होने से नहीं बनता केमिकल कंपाउंड, बल्कि उनका आपस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स का लेन और देन हो या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, तो फिर उसको कहते हैं कि ये केमिकली कंबाइन किए हुए हैं। तो और वो केमिकल कॉम्बिनेशन एक ख़ास रेशो के साथ होता है, एक ख़ास तरतीब के साथ होता है उनका। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, और इस कॉम्बिनेशन के नतीजे में, इस कंबाइन से निकले, कंबाइन होता है जुड़ना, तो इस कॉम्बिनेशन के नतीजे में एलिमेंट्स लूज़ देयर ओन प्रॉपर्टीज़। एलिमेंट्स अपनी पहले वाली प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर बैठते हैं। कंपाउंड बनता है, जैसे पानी एक कंपाउंड है, तो पानी को बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो पहले जो प्रॉपर्टीज़ थी और जो पहले क्वालिटीज़ थी वो आपस में मिलने के बाद ख़त्म हो जाती हैं और नई प्रॉपर्टीज़ जन्म ले लेती हैं।
एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, और नया सब्सटेंस बनते हैं। अब वो एलिमेंट नहीं रहते बल्कि मिलने के बाद वो नया सब्सटेंस यानी कि कंपाउंड बन जाते हैं। दैट हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जिनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन, कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कंपाउंड्स को बड़े आराम से आप उसके बनाने वाले अज्जा में नहीं तोड़ सकते। मतलब मैं ये चाहूँ कि पानी यानी कि H2O को आसानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दूं, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क कि आप किसी केमिकल कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ दें बाय सिंपल फिज़िकल मेथड। आम फिज़िकल मेथड से, मतलब गर्म करके, ठंडा करके, उसको लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड बना के मैं ये चीज़ें नहीं कर पाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक गैस होती है, इज़ फॉर्म्ड, ये बनती है व्हेन एलिमेंट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन केमिकली। जब कार्बन और ऑक्सीजन, हर एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन करें इन अ फिक्स्ड रेशो ऑफ 12:32, मतलब 12 ग्राम कार्बन हो और 32 ग्राम्स उसमें ऑक्सीजन ऐड की जाए, जो कि ये रेशो बाय वेट है, और 3:8 बाय मास। अगर इस रेशो से इनको मिलाया जाए तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। सिमिलरली वाटर इज़ अ कंपाउंड, पानी भी ऐसे ही कंपाउंड है, फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन, और ये भी एक केमिकल कॉम्बिनेशन का नतीजा है। और वो केमिकल कॉम्बिनेशन किसके दरमियान में होता है? बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स्ड रेशो ऑफ 1:8 बाय मास। वज़न के हवाले से एक हिस्सा वज़न का हाइड्रोजन का और 8 हिस्से ऑक्सीजन के जब मिलते हैं तो फिर पानी बनता है। मतलब जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं। उनके केमिकली मिलने से, फिज़िकली मिलने से नहीं, केमिकली मिलने से बनते हैं, और एक फिक्स्ड रेशो उनकी बाय मास होती है तो ही वो बन पाते हैं। यहाँ पे अगर हम कंपाउंड के बनने का प्रोसेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो फिर हमारे लिए आगे चल के कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क जो है वो आसान हो जाएगा। बहरहाल हम लोग अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। केमिकल कंपाउंड के बारे में जानते हैं। कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज आयनिक और कोवलेंट। कंपाउंड्स को, यानी कि एलिमेंट्स जब मिलके कोई नई चीज़ बनती है तो उसे कंपाउंड कहते हैं। केमिकली मिलते हैं जब एलिमेंट्स, तो इनको हम लोग 2 डिविजन्स इनकी समझने के लिए हम कर सकते हैं, एक आयनिक और एक कोवलेंट। आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स, ये डेफिनेशन है, ये आपके जो भी डेफिनेशंस होती हैं इनके आपके नोट्स बनेंगे, आप खुद बनाएंगे, इनके डेफिनेशंस लिखेंगे भी, याद भी करेंगे। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मोलेक्युलर फॉर्म। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं यानी कि वो कंपाउंड्स जो कि एलिमेंट्स आयन में चेंज होते हैं, यानी कि आयन में किस तरह एलिमेंट चेंज होता है, जब कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर ले या नया इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो वो आयन बन जाता है। और फिर वो अगर एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है तो उनके मिलने से जो कंपाउंड बनेगा वो आयनिक कंपाउंड होगा। तो आयनिक कंपाउंड जो हैं वो तन्हा इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं रहते। दे फॉर्म अ 3 डायमेंशन क्रिस्टल लेटिस। वो फ़ौरन अपने आप को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि वो 3 डायमेंशनल अपना एक क्रिस्टल बना लेते हैं, इन विच ईच आयन इज़ सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स। और ऐसे एडजस्ट करते हैं अपने आप को, ये बिल्कुल वैसी ही एडजस्टमेंट है तकरीबन जैसे कि अगर आप मैग्नेट से खेल रहे हों तो 2-3 पीस मैग्नेट के हों, तो जब एक मैग्नेट आप पास से गुजारते हैं तो बाकी के मैग्नेट उसकी वजह से अपने आप को फ़ौरन अपनी एडजस्ट करते हैं। मतलब अगर आप मैग्नेट के नॉर्थ के साथ दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ लगाना चाहें तो वो घूम जाएगा फ़ौरन, और नॉर्थ की जगह साउथ के साथ चिपक जाएगा फ़ौरन, ठीक है। तो चूँकि इन पे भी चार्ज होता है, आयंस पे भी, तो ये अपने आप को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि हर एक नेगेटिव के इर्द गिर्द सारे पॉजिटिव आ जाते हैं और हर पॉजिटिव के इर्द गिर्द सारे नेगेटिव हो जाते हैं। इस तरह से अपने आप को जब एडजस्ट करते हैं आयनिक कंपाउंड्स तो इनको फिर हम क्रिस्टल कहते हैं। दीज ऑपोजिटली चार्ज आयन्स अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली। और जो ये इसके जो आयन्स होते हैं वो एक दूसरे को, चूँकि इनकी ऑपोजिट चार्जिंग होती है तो ये इनकी आपस में फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी ज़्यादा होती है एज अ रिज़ल्ट। और यही वजह है आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि मेल्ट और बॉयल करना इनको, इसके लिए बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। अगर आयनिक कंपाउंड्स ना हो, कोवलेंट कंपाउंड्स हो जो कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बने हुए होते हैं, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। दीज कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट। और इनकी रिप्रेजेंटेशन जैसे कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते थे सिंबल से, तो आयनिक कंपाउंड्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला यूनिट्स के ज़रिए, इनके एक फार्मूला के ज़रिए करते हैं, जैसे NaCl।
अब आप NaCl को देखें तो NaCl जो है वो सोडियम और क्लोरीन इनके मिलने से बना। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बने पहले स्टेप में। और अगले स्टेप में वो दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन पैदा हुई ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से, तो वो सोडियम क्लोराइड कहलाया। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड के नीचे लिखा हुआ है पोटाशियम ब्रोमाइड और कॉपर सल्फेट। ये सब एग्जांपल्स हैं ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन के आपस में मिल के कंपाउंड बनाने की, जिसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और ये आमतौर पर सॉलिड या क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। द कोवलेंट कंपाउंड्स मोस्टली एग्जिस्ट इन मोलेक्युलर फॉर्म। जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, जो कि ऐसे कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के, यानी कि एलिमेंट्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और आपस में उनका एक रिश्ता बन जाता है, कोवलेंट कंपाउंड बन जाते हैं वो। तो ये आमतौर पे मॉलिक्यूल की सूरत में रहते हैं। अ मॉलिक्यूल इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल अगर आप ले लें तो वो पूरे जो कंपाउंड है उसका रिप्रेजेंटेटिव है, उसका नुमाइंदा है। बाकी उसी तरह के मॉलिक्यूल से मिलके वो पूरा कंपाउंड बना हुआ होगा। जैसे कि एक एटम जो होता है वो एक एलिमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। आप किसी बड़े से लोहे के टुकड़े में से अगर एक एटम भी निकाल लें आयरन का, तो वो नुमाइंदा है पूरे 10 टन के आयरन का, क्योंकि वो सब 10 टन के 10 टन ही इसी तरह के एटम से मिलके बना है। इसी तरह से कोवलेंट मॉलिक्यूल अगर आप निकालते हैं तो वो नुमाइंदगी करता है अपने पूरे कोवलेंट कंपाउंड की। उसके सारे कंपाउंड के जितने मॉलिक्यूल हैं वो सब के सब वैसे ही होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड एंड इट्स फार्मूला इज़ कॉल्ड मोलेक्युलर फार्मूला। जो कोवलेंट कंपाउंड होता है उसके फार्मूले को हम लोग मोलेक्युलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर भी बोलते हैं लोग इसको। तो मोलेक्युलर फार्मूला कहते हैं, जैसे कि H2O, HCl, H2SO4, CH4। इनके मैं नाम भी ले लेता हूँ, जैसे कि वाटर है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और मीथेन गैस है। तो ये सब जो एग्जांपल्स हैं ये कोवलेंट कंपाउंड्स की एग्जांपल हैं। सम कॉमन कंपाउंड्स विद देयर फार्मूली। फार्मूली जो है वो फार्मूला का प्लूरल है। फार्मूला एक, फार्मूली ज़्यादा सारे हैं। तो कुछ कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, जैसे वाटर लिखा हुआ है, ये आपने जो है ना अपने नोट्स में बनाने भी हैं, याद भी करने हैं। वाटर का फार्मूला, सोडियम क्लोराइड जो हम नमक खाते हैं उसका फार्मूला, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो रेत हमारे घरों में यूज़ होती है उसका फार्मूला। तो आपने ये जितने भी कंपाउंड्स लिखे हुए हैं आपने इनका जो ये कॉमन आम ज़िंदगी में जैसे शुगर है, सल्फ्यूरिक एसिड है, अमोनिया है, आपने इनके नाम याद करने हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो है वो कंपाउंड को भी स्टडी कर लिया हम लोगों ने, और मेरा ख्याल है हमें मिक्सचर भी आज पढ़ लेना चाहिए। मिक्सचर जो है वो कंपाउंड से मुख्तलिफ चीज़ है, ठीक है। मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। वन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अगर दो डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स या एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आपस में मिक्सअप हों फिज़िकली, आपस में कोई केमिकल रिलेशन डेवलप ना करें, मतलब ना इलेक्ट्रॉन दें ना इलेक्ट्रॉन लें ना इलेक्ट्रॉन शेयर करें, बल्कि मिक्स हो जाएं सिर्फ। जैसे कि आम एग्जांपल मैं पहले आपको देता हूँ, जैसे मैं पानी है एक कंपाउंड है, ठीक है, और शुगर एक अलग कंपाउंड है। अब मैं इस शुगर को पानी में अगर मिक्स कर दूं तो मुझे तो लग रहा है कि शुगर गुम हो गई, तो इनका आपस में कोई केमिकल रिलेशन हो गया। केमिकल रिलेशन नहीं हुआ। मैं ये शुगर दोबारा वापस हासिल कर सकता हूँ, मैं पानी को और शुगर को अलग भी कर सकता हूँ। मैंने इनको सिर्फ फिज़िकली मिक्स किया है, इसे बोलते हैं मिक्सचर। और इसमें कोई विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो, और कोई फिक्स्ड रेशो की इसमें बात नहीं होती है। मतलब मैं आधा चम्मच चाहूँ चीनी तो वो भी घोल सकता हूँ उसके अंदर, तो वो भी मिक्सचर बन जाएगा। मैं 4 चम्मच डाल दूँ और वो मिक्स कर लूँ तो वो भी मिक्सचर बन जाएगा। तो मिक्सचर जो होते हैं इनके अंदर कोई फिक्स्ड ना तो केमिकल फार्मूला इनका, क्योंकि केमिकल रिलेशनशिप ही नहीं है, फिजिकल मिक्सिंग है सिर्फ, तो इसमें किसी खास रेशो की ज़रूरत नहीं होती। ऑन मिक्सिंग अप, मिक्स करने पर द कंपोनेंट सब्सटेंस रिटेन देयर ओन केमिकल आइडेंटिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़। मिक्स होने पर भी जो मिक्स होने वाली चीज़ें हैं वो आपस में अपनी खसूसियत नहीं खोती। चीनी पहले भी मीठी थी और पानी में मिलने के बाद भी मीठी रही, पानी पहले भी गीला था और चीनी मिक्स होने के बाद भी गीला रहा। तो अपनी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो वापस जो है ना रखते हैं, रिटेन करते हैं, और जब चाहें आप इनको सिंपल फिजिकल तरीक़ों से अलग कर सकते हैं। द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट कंपाउंड्स बाय कंपोनेंट्स बाय physical methods such as distillation, filtration, evaporation, crystallization और मैग्नेटाइजेशन। हम डिफरेंट फिज़िकल तरीक़ों से एक मिक्सचर को बनाने वाले कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। अच्छा, तो हम लोग जो मिक्सचर है इसको फ़िज़िकल तरीक़ों से अलग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, अभी मैंने पानी और चीनी को, यानी कि वाटर और शुगर को मिक्स कर दिया, और किसी भी रेशो से, कभी मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया या 2 चम्मच डाल दिया, कोई फ़िक्स्ड रेशो नहीं है, तो मीठा पानी बन गया।
अब मैं इसको बड़े आराम से अलग कर सकता हूँ। कैसे? मैं इसको डिस्टिलेशन के ज़रिए से अलग कर सकता हूँ। डिस्टिलेशन आपने पहले पढ़ी है कि अगर मैं वो बॉयल करूँ और वाटर वेपर्स को ठंडा करके अलग निकाल लूँ तो सारा पानी प्योर वाटर अलग मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा और बाकी जो नीचे बचेगा वो शुगर होगी और मैं शुगर को और वाटर को बड़े आराम से अलग कर सकता हूँ। या फ़र्ज़ किया मैंने पानी के अंदर, आपके समझाने के लिए कह रहा हूँ सिर्फ, मैंने पानी के अंदर रेत को मिक्स कर दिया और रेत उसके अंदर फ़र्ज़ किया मुझे नज़र आ रही है सस्पेंशन फॉर्म में, तो ये एक मिक्सचर है रेत का और पानी का और इसको अलग करने के लिए मैं फ़िल्ट्रेशन कर लूँगा। मैं फ़िल्टर पेपर के थ्रू गुजारूँगा इसको तो रेत अलग हो जाएगी और वाटर अलग हो जाएगा। तो जितने भी मिक्सचर्स होते हैं इनको आम फ़िज़िकल तरीक़ों से, फ़िज़िकल मेथोडोलॉजीज़ के ज़रिए जो कि लिखी हुई है यहाँ पे, मैग्नेटिज़्म भी उसमें एक है, फ़िल्ट्रेशन एक है, डिस्टिलेशन है और डिफरेंट तरह की चीज़ें, तो उसके ज़रिए से हम इनको अलग कर सकते हैं। अच्छा, एक अलग इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ये मिक्सचर की डेफिनेशन तो हमने देख ली थी कि जिसमें कंपाउंड या एलिमेंट, कंपाउंड और एलिमेंट जो है वो आपस में सिर्फ फिजिकली मिक्स होते हैं और इससे मिक्सचर बन जाता है, कोई फिक्स रेशो नहीं होती। अच्छा, अब हम देखते हैं मिक्सचर आगे दो तरह के हो सकते हैं। मिक्सचर, ये डेफिनेशन किसकी है? होमोजीनियस मिक्सचर की। मिक्सचर्स दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो हर तरफ एक जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। मिसाल तौर पे एयर है, आप अपने कमरे की एयर, किसी भी कॉर्नर की एयर ले लें तो उसमें गैसेस का वही रेशो आपस में होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गॉन उसी रेशो से होंगी जो कि दूसरे कमरे के किसी और कोने में या आपके घर के किसी और हिस्से में होती है। इसी तरह से अगर मैं कोई शरबत बनाता हूँ तो उस शरबत की मिठास, अगर उसकी स्वीटनेस या टेस्ट उसका, अगर वो मिक्सचर है और अगर उसका टेस्ट शुरू के सिप में और आखिरी सिप में बिल्कुल इक्वल है तो इसका मतलब है कि मैंने होमोजीनियस मिक्सचर बनाया। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया मैंने चीनी ठीक से नहीं घोली तो उसकी अपर लेयर कम मीठी होगी और लास्ट जो लेयर होगी वो ज़्यादा मीठी होगी, तो ये होमोजीनियस नहीं है। तो मिक्सचर दो तरह के होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर जिसके अंदर जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि एयर है या गैसोलीन, पेट्रोल वगैरह है, आइसक्रीम खाते हैं हम लोग, तो वो हर तरफ एक जैसा उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, मिक्सिंग अच्छी हुई भी हो तो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। वेयर एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज इन विच कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर उसको बनाने वाले कंपोजिशंस की, जो इंग्रेडिएंट्स की जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पे मैं सैंड लेता हूँ और पानी में मिक्स कर देता हूँ तो अब वो सैंड थोड़ी सी बैठ जाती है, थोड़ी सी भी उसके अंदर वो सस्पेंडेड है, तो उसकी जो नीचे वाली लेयर है पानी की उसमें सैंड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, अपर लेयर में कम है, और अब मैं जब थोड़ी देर बाद छोड़ दूँगा तो वो बाकी की भी बैठ जाएगी। तो इस तरह की जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, जहाँ पे कंपोजिशन बनाने वाले इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स ना हुए हुए हों, उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इसकी आम एग्जांपल सॉइल है, जैसे हमारी अर्थ की मिट्टी है तो उसकी कंपोजिशन कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। रॉक्स होती हैं, उनमें भी ऐसे होते हैं, वुड में भी ऐसे होते हैं कि इसको बनाने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी कंपोजिशन एक तरह से नहीं होती। तो ये हमने थोड़ा सा मिक्सचर के बारे में पढ़ा। मिक्सचर, मैं फिर दोहराऊँगा, एक ऐसा सिलसिला जिसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को आपस में फ़िज़िकली मिक्स कर दें किसी भी रेशो के साथ, कोई फ़िक्स्ड रेशो ना हो, उसको मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। इनकी डेफिनेशंस और इनकी एग्जांपल्स आपने लिखनी भी है नोट्स में और आपने इनकी एग्जांपल्स भी बनानी है। और इससे अगला टॉपिक जो हम लोग पेज नंबर 9 पे देखेंगे वो है कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस। कंपाउंड और मिक्सचर का जो डिफरेंस है, जो कि पेज नंबर 9 पे पूरा टेबल बना हुआ है, ये हमने ऑलरेडी कंपाउंड और मिक्सचर की डेफिनेशंस में पढ़ ली है। अब इसको एक टेबल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में दिया गया। आपने इस टेबल को, जिसमें 7 डिफरेंसेस हैं कंपाउंड के और मिक्सचर्स के, आपने इस टेबल को जो है उसके 7 डिफरेंसेस, एक तरफ कंपाउंड लिखी हुई होंगी प्रॉपर्टीज़, एक तरफ मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। आपने ये 7 के 7 प्रॉपर्टीज़ को समझना भी है और इनको, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी डिटेल में, और इनको याद भी करना है। अगर इनके हवाले से कोई दिक्कत हो तो यू कैन ऑलवेज़ आस्क द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक जो है अपना इख्तिताम पज़ीर होता है। आप इनके नोट्स डेवलप कीजिए, इनको पढ़िए और याद कीजिए। काफ़ी सारा मटेरियल याद करने के लिए, इसको अच्छी तरह से याद करने के बाद फिर इसको हम लोग इंशाल्लाह ताला अपने जूम क्लासेस में जब होंगी तो उनको डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने इस लेक्चर को फ़िनिश करते हैं। हमने पेज नंबर 9 तक की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इनकलकेट करने की कोशिश की है और मैं आपका वेट करूँगा। अगर आपको कोई दिक्कत हुई तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।